जी रमेश्वर जी बताइए, जिस तरह से आपको पार्टी ने मैंडेट दिया है, जिस तरह से अगर बात की जाए तो जिस तरह से आपने इलेक्शन का नॉमिनेशन भरा तो हज़ारों के तहत आपके साथ लोग चले और कहीं ना कहीं अगर आपकी फैमिली की बात करें तो वो हमेशा जो है लोगों के सुख दुख में खड़ी रहती है। तो क्या कहेंगे आपके इस जो आपको मैंडेट मिला है एनसी का, इस पर क्या माटो है आपका? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ मेरे पास आए। दूसरा, इलेक्शन की जो बात कर रहे हो वो हमारी परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे दादाजी से लेके, मेरे वालिद साहब से लेके, मेरे बड़े भाई ठाकुर यशपाल सिंह जी से लेके मेरे तक हमने पूरी ज़िंदगी लोगों की खिदमत की और घर घर में हमने काम किए। ये जो आज के दूसरे नए कैंडिडेट आए हैं इनको कोई पहचानता ही नहीं। हम लोगों के बीच में रहे हैं, हिंदू मुसलमान भाईचारा हमने कायम रखा है और वाहिद ही पूरे डिस्ट्रिक्ट में हिंदू फैमिली में से ठाकुर ज्ञान सिंह जी की फैमिली थी जिनमें 65 और 71 और 47 में मुस्लिम हिंदू सब इकट्ठे रहे और एक दूसरे को जुल्म से बचाया। तो जिस तरह से आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से सादा निशाना पार्टियों पर की वो कहीं ना कहीं जो है प्रोपोगंडे कर रहे हैं, तो उसमें एक मज़े की बात है, आपने भी कहा कि अगर हम गलत करते हैं तो हम पर भी एक्शन हो, एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत इस पर एक्शन करे। तो क्या कहेंगे? हमारे साथ उस दिन हज़ारों की तादाद में लोग थे, सारी मीडिया था और मेरे हिसाब से पुलिस पर्सनल SHO वगैरह काफ़ी सारे लोग यहाँ पे थे। यहाँ पे बाजी साहब के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे और डांगरी चौक में भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे। ये हमें रविंदर रैना जी रास्ते में मिले, उन्होंने मुझे नमस्कार भी किया और मैंने उनको हाथ हिलाया कि आप यहाँ से चले जाओ, ख़त्म हो जाए। उन्होंने वही हमारा को डब करके एक गलत तरीके से चढ़ाया, उन्होंने अपनी हार कबूल कर ली है और वो यहाँ से सोचते होंगे कि हमें हिंदू वोट यूनाइट करेंगे। लेकिन मैं आपको ये दावा और चैलेंज से कहना पड़ता हूँ, इस कॉन्स्टिट्यूंसी डांगरी से NC का कैंडिडेट जीतेगा, ठाकुर रमेश्वर सिंह जीतेगा, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उनके साथ बराबर चल रहे हैं। जिस तरह से वो जलसे करते हैं, अगर उसी दिन की बात करें तो जलसे में वो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो दिल्ली की बातें करते थे, मोदी ने ये किया, मोदी साहब ने ये किया, तो वो जम्मू राजौरी पुंछ कालाकोट की बात क्यों नहीं करते? मुझे तो हैरानगी आ रही है। ये मैं सराणू में यहाँ पे खड़ा इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये सामने छोटा सा गाँव है हकमतोट, उस दिन हमारी एजुकेशन मंत्री प्रिया सेठी जी यहाँ घर घर कैंपेन कर रही थी और हमारे लोगों ने पूछा कि मैम आप मंत्री रही, हमने आपको कभी देखा ही नहीं, आज अब किस कैपेसिटी में हमसे वोट मांगने आई? तो लोगों ने उनको बुरी तरह से यहाँ से निकाला और भगाया कि हम ठाकुर रमेश्वर सिंह जी के साथ हैं। आपको आज हमारी याद आई है? यहाँ MP साहब 10 साल से हैं, 1 रुपये का काम उन्होंने नहीं दिया है। यहाँ बिजली, रोड, पानी सब काम नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे भाई साहब और मैंने मिलकर यहाँ काम काज किया। जिस तरह से पब्लिक आपके साथ है और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से क्या अपील करेंगे? मुझे अपील की कोई ज़रूरत भी नहीं है, शाना पेशाना लोग सब मेरे साथ चल रहे हैं, हर कम्युनिटी का बंदा मेरे साथ चल रहा है। जहाँ BJP वाले एक कम्युनिटी को लेके सोचते हैं कि इलेक्शन जीतेंगे, मुझे लगता है कि उनकी सबकी जमानतें जब्त में करूँ। एक बात और पूछेंगे रमेश्वर जी कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो 25-25 साल लोगों ने BJP पार्टी को दिए हैं, लेकिन आज वो आज़ाद लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लोग अपनी छवि को बचाने के लिए किसी बड़े ठेकेदार वगैरह को आगे ला रहे हैं ताकि थोड़ा सा वोट मिले, ताकि हमारा चेहरा ढक जाए। मैं जनाब क्या कह रहे हो आप? यहाँ पे BJP वाले जो कैंडिडेट खड़े किए गए हैं वो बेसिकली कांग्रेस के, वो है ही कांग्रेसी। आप उनको किसी मंदिर में ले जाओ और उनको कसम खिलाओ कि उन्हें एक बार भी सिंगल बार भी BJP को वोट नहीं किया हो। वो कांग्रेस के शर्मा साहब जी के भांजे हैं और यहाँ से जो कंटेस्ट ऊपर से टिकट वो कुछ ले दे के लाए हैं, इसलिए सब लोगों ने उनको नकारा है और सब लोग ये कह रहे हैं कि हम उनको वोट नहीं करेंगे, हम ठाकुर रमेश्वर सिंह जी को। इनको पहचानता ही कोई नहीं। जो लीडर नए आए हैं इनको 27 पंचायतों के नाम ही नहीं मालूम, इनको मोड़ा ही नहीं पता कि कौन से मोड़े में हरिजन बरादरी है, कौन से मोड़े में ब्राह्मण बरादरी है, कौन से मोड़े में गुज्जर है, कौन से मोड़े में बकरवाल है। ये खाली मोदी साहब के नाम लेके बोल रहे हैं कि मोदी मेरा वोट मोदी साहब को सीधा, मुझे दोगे तो मोदी साहब को जाएगा। ये इन लोगों की गलत फहमी है, इनको कोई जानता पहचानता जहाँ पे नहीं है, ना ही इन्होंने आज दिन तक कोई एक बावली भी सिंगल बनाई है, किसी को पानी किसी की मदद की है। ये
खाली ड्रामाबाजी में और शोशाबाजी में और हिंदुस्तान पाकिस्तान बना के यहाँ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इनकी जमानत में जब्त करूँ। रोमेश्वर जी, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि इस समय रशवाल जी हमारे बीच भी नहीं, लेकिन उन्होंने लोगों के काम किए हैं। आज वो लोग उनको जो है हमारे सूत्रों के अनुसार जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो उनका नाम जो है लेकर रो पड़ते हैं और हमें इशारा करते हैं कि ये रोड उन्होंने बनवाई, ये हमारा बाथरूम जो है ये उन्होंने बनवाया, हमारे बेटी की शादी थी तो इतना योगदान दिया। तो कहीं ना कहीं पब्लिक आज भी उन्हें मिस कर रही है। हम अपनी चैनल के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन उनका जो फील्ड वर्क है वो भी आपका सहारा बन रहा है। मेरा सहारा नहीं बन रहा, मैं उन्हीं का एक सिपाही था। इस एरिया में जेसरगाला से लेके डांगरी से लेके जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, ये सारा काम वो मेरे थ्रू करवाते थे। वो मुझे ऑर्डर करते थे कि यहाँ पे हैंडपम्प देना है, निकालो जाके, यहाँ पे रोड निकालनी है, निकालो जाके। और ये जितने लोग हैं, जितने मोड़े गाँव हैं, ये उन्हीं की बदौलत मेरे साथ चल रहे हैं। मैंने अपना काम आगे करके दिखाना है। जो पीछे मेरे साथ जितने साथी मेरे चल रहे हैं, ये सब उनके सिपाही हैं। तो जिस तरह से अगर देखा जाए तो कल हमारा टूर था सुंदरबनी का, वहाँ पे आज़ाद लड़ रहे हैं अरुण जी, और उन्होंने भी टोटल जो उनकी संख्या थी लोगों की पूरी भाजपा की थी, और सभी भाजपा को कह रहे थे कि ये सिर्फ सेंटर की हमें तस्वीरें दिखाते हैं, ग्राउंड पर काम नहीं करते। ये जब इलेक्शन आते हैं तो जो मोदी साहब की तस्वीर लेके आते हैं। ये जितने भी जम्मू कश्मीर में ये गवर्नमेंट रही भाजपा की, और टोटल करप्शन, दूसरा कोई 1 रुपये का काम किसी एमपी ने नहीं किया, किसी एमएलए ने किया, किसी मंत्री ने किया। यहाँ हमारे कालाकोट में भी कोहली साहब भाजपा के कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन एक बावली, एक सड़क, एक स्कूल का काम ना खुलवाया, ना उन्होंने बनाया। ये खाली पैसों के पीछे चक्रों में पड़े रहे और अपना आप सरमाया बढ़ाया, और आज इसलिए सब दुनिया इनके खिलाफ। तो जिस तरह से आपकी कंपेनिंग चल रही है, आपको हमारे सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि डेली 1,500-2,000 हज़ार लोग आपके साथ चल रहे हैं। तो उन लोगों से क्या अपील करेंगे, और ख़ासकर जिस तरह से पार्टी ने मैंडेट दिया उस पर क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, जनाब अमर साहब का, जनाब मियाँ साहब का, कि जिनने मुझे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से उतारा और उन्होंने मुझसे भरोसा जताया, क्योंकि वो ठाकर यशपाल सिंह जी के बहुत करीबी थे। और ठाकर यशपाल सिंह जी वाहिद एक ऐसे एमएलए थे जिनके मरने के बाद उनके अकाउंट में सिर्फ 40,000 रुपया था, सिर्फ 40,000 रुपया। हिंदुस्तान में ऐसा कोई एमएलए नहीं होगा जिसके मरने के बाद उसके अकाउंट से 40,000 रुपया निकलेगा। वो हनस थे, उसी की बदौलत, उसी ईमानदारी के, उसी खानदान की मैं भी एक उनका छोटा भाई हूँ, इसलिए सब लोगों ने मुझे और पार्टी ने मुझे उतारा। ठीक है, एक न्यूज़ ब्रेक का मैं बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने हमें याद किया। बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट एनसी रूरल, मैं बड़े अफसोस के साथ एक बात कहना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों को कि ऐसा 6 साल से 70 साल से लोग यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख साथ सभी इकट्ठे चलते रहे। किसी को ये पता नहीं था ये हिंदू है, ये मुसलमान है। 2014 से लेकर 2020 तक इन लोगों ने एक ऐसा बीज बोया है कि जिसमें हमें हर घर में, हर जगह पे, हर पॉइंट पे ये हिंदू, ये मुसलमान, ये राम राम, ये सिंध। बीइंग ए प्रेसिडेंट एनसी रूरल का मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इस जमात में अरसा शेख साहब से लेके till देर तक कभी ये नहीं सोचा ये हिंदू है, ये मुसलमान है। और इसीलिए इस पार्टी को लोग आज लाइक करते हैं, हल के साथ चल रहे हैं। मैं काफ़ी टूरों पे भी गया हूँ रमेश्वर जी के साथ, जो हमारे कैंडिडेट हैं। तो 60 साल और 80 साल के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, वो कहते हैं बच्चा आपका शुक्रिया कि हमें एक बार हल नज़र आई है। ये लोगों ने ऐसा बीज बोया है कि लोगों के दिलों में इतनी आहट होगी हुई है कि कोई आदमी भी आज बीजेपी का नाम लेने के लिए दिल से ही आवाज़ नहीं निकालता है। रहा सवाल जो इनके अपोजिट कैंडिडेट है मिस्टर विपिन जी मेहता, मेरे दोस्त भी हैं, वो अरसा से कांग्रेस के बड़े प्रचारक रहे हैं। अशोक शर्मा जी जो एक्स एमएलए यहाँ रहे हैं, 3 बार वो हारे हैं यहाँ से, उनके वो भांजा जी हैं। ठीक है, पैसे के लिहाज से, बैरोक्रेसी के लिहाज से वो काफ़ी ऊपर है, अच्छा है, हमें खुशी है, मेहनत करके उन्होंने पैसा कमाया है। लेकिन उस पार्टी ने उसको वहाँ ठोसा है। वो बेचारा बड़ा शरीफ आदमी है, वो हमारे साथ ही ठेकेदारी भी करता रहा, उसको ये नॉलेज ही नहीं था सियासत क्या है। अब उसको ला के ये हिंदू मुसलमान का, जैसे हमारे यहाँ के स्टेट के
प्रेसिडेंट साहब है ना जी, तो वो पिछली बार कह रहे थे कि मुसलमानों को मैंने राम राम भी पढ़ाना है, श्री राम भी पढ़ाना है, टिक्का भी लगवाना है और फिर पीटना भी है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो आदमी हमारे साथ यहाँ डांगरी में रहा हो, यहाँ पैदा हुआ हो, 2007 में उसको यहाँ से रजौरी से डीसी मंजूर भट्ट था, उसने यहाँ से उसको भगाया है कि आपने यार यहाँ हिंदू मुसलमान के फसाद कराने शुरू किए। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, इलेक्शन है, सेहत याफ्ता ढंग से लड़ो, पार्टी अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से लड़े तो अच्छा रहेगा। बाकी ये फसाद करा के लोगों के घरों में जाके या किसी संघ को साथ लाके या बावियों को साथ लाके, ये ऐसे थोड़ा होता है। ये तो वक्ती तौर पे आप वोट को डिवाइड करेंगे तो आगे के लिए जो हमारे नया फ्यूचर है, नया यूथ है, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये जो नया यूथ है ये बट जाएगा हिंदू मुसलमान सिख में। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम अपने जो हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ढांगरी के लोग हैं, गुज्जर है, मुसलमान हैं, चौधरी हैं, हिंदू है, सिख है, जिस भी जात से तल्लुक़ रखते हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि भाई आप हल को वोट दो जिसमें कोई कम्युनल सिस्टम नहीं है, जो हिंदू मुसलमान को साथ, सिख को साथ लेके गुलदस्ते की तरह चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जी। एडवोकेट जी, जिस तरह से आप विड्रा हुए हैं रोमेश्वर जी के हक में, तो क्या कहेंगे, क्या देखा आपने और इनके समक्ष आप आए? बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मेरे बड़े अजीज़ जो यहाँ पे हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे मौका मिला आज आपके सामने बोलने का। सर, मुद्दा इतना सा है कि आप खुद देखिए, 2014 से पहले जब बीजेपी यहाँ पे नहीं थी, बीजेपी इक़्तिदार में नहीं थी, तो इनफैक्ट कि हमारी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के पूरी J&K स्टेट में अमन था। जिस हिसाब से आज ये दहशतगर्दी फैली है, एक हर आदमी में खौफ है, हर इंसान में खौफ है। अगर दो भाई हैं आपस में, फ्रेंड सर्कल में, अगर एक हिंदू है एक मुस्लिम है, आज उनके दिलों में खौफ है कि भाई ये हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। आज इतनी दहशतगर्दी ये किस वजह से? जब से ये बीजेपी आई है उसकी वजह से आज ये चल रहा है, वरना हमारी जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी खास करके इसमें आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे लोग जो जहाँ के जितनी भी आवाम है वो अमन पसंद है और वो चाहती है कोई एक अच्छा और नेक और ईमानदार आदमी जो है आगे आए। और इसलिए मैंने विड्रा इसलिए किया, सब चीज़ें सोच के, क्योंकि मेरे पास बहुत से पार्टी वाले आए, बहुत से ने बोला हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, लेकिन सबसे पहली बड़ी बात होती है इंसानियत। और इंसान को जिसके भी हक में विड्रा होना है, वो इंसान अकेला विड्रा नहीं होता, उसके साथ जो उसकी आवाम होती है उसके लिए वो खास होती है। और जो इंसान विड्रा हो रहा है वो अकेला विड्रा नहीं होता, उसके साथ जितनी आवाम होती है वो सब विड्रा हो रही होती है। और मैंने इंशाल्लाह अपने जितने भी मेरे बहन भाई बुजुर्ग जितने मेरे सपोर्टर थे, वेल विशर्स थे, मैंने मैक्सिमम से उनसे सबसे रब्ता करके उनसे राय ली। राय लेने के बाद मैंने जो है ये डिसीज़न लिया कि मैं रोमेश्वर जी के हक में विड्रा हुआ। साहब बताइए, जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो हमारा चैनल बहुत ही प्रमोट करता है। ये कि आप सरपंच हैं, आज आपको फील्ड में देखकर हमें खुशी हो रही है कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है कहीं ना कहीं जो है उसको इम्प्रूवमेंट मिल रही है। खासकर आप जैसे सरपंच अगर आगे निकलेंगे तो हर माँ बाप अपने बेटी बहू पत्नी को आगे लाना चाहेगा। क्या कहेंगे आप? देखो, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ JK न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने हमारे पास आके हमारी हौसला अफजाई की। मैं गोदड़ से सरपंच हूँ सलमा चौधरी। तो जो आपने बात की वुमेन एम्पावरमेंट की या कुछ, तो जहाँ तक मुझे लगता है सिर्फ ये कागजों में ही है, अभी तक फ़िलहाल ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो बड़ा कुछ कर सकती है, फिर बंदे में अपना भी थोड़ा गेटअप होना चाहिए कि उसमें भी ये थोड़ी दिल में एक उत्साह होनी चाहिए कि हमने बढ़ना है आगे, क्या करना है क्या नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे हस्बैंड कभी इस बात को लेके नहीं चलते कि ये ना जाए मैं चला जाऊँ या कुछ। वो एक आम बंदे की तरह, एक वोटर की तरह डील करते हैं और हमेशा मुझे ही कॉरेज करते हैं। मैं हर फील्ड में खुद ही जाती हूँ, इलेक्शन का है या कुछ भी है तो मैं खुद ही सब हैंडल करती हूँ, क्योंकि उनको पता है कि अगर गवर्नमेंट ने इनको राइट दिया है तो इन्हें भी आगे जाने का हक है। सरपंच साहब, अगर बात की जाए तो जिस तरह से आपका जज्बा है,
आप पंचायत में काम कर रही हैं, आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है टारगेट करेंगी जो वुमेन एम्पावरमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि मैक्सिमम आजकल जो लेडीज़ कम से कम डांगरी ब्लॉक में 5-7 सरपंच हैं, लेकिन उनको आगे आने का मौका ही नहीं दिया जाता। ये एक किस्म का उनका हक खाने की बात हो गई, हक तलफी है। लोगों को पता ही नहीं कि हमारा सरपंच कौन है। इवन के स्टैंप भी वही लोग लगाते हैं जिनको इस बात का राइट ही नहीं है। उनका सिग्नेचर है जो वो इलीगल है, क्योंकि जो बंदा इंडिकेट किया है एज ए सरपंच, सिग्नेचर तो उसी का चलेगा, स्टैंप उसी ने लगानी है। हमारे लोगों को पता ही नहीं हमारा सरपंच कौन है कौन नहीं है, वो सिग्नेचर भी उनका इलीगल है, उनको नहीं करना चाहिए। रही बात ये कैंपेन की, इलेक्शन के माहौल की, तो सब लोग जानते हैं कि बीजेपी पार्टी ने लोगों को अंधा बनाया। पता ही नहीं देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जब देश के हालात ख़राब थे, जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब थे, उन्होंने रिया और सुशांत की डायरी पढ़ना शुरू कर दी। ये नहीं बताया उन्होंने कि देश में क्या चल रहा है, हमारे साथ चाइना कहाँ तक चल रहा है, हमारे हालात कैसे हैं। अच्छा, जब कोई अपने हक की बात करता है वो सीधा एक ही दब्बा लगा देते हैं, ये पाकिस्तान के हैं। ठीक, बस अभी भी इलेक्शन में यही मुहिम चल रही है, ये हिंदुस्तान का, ये पाकिस्तान का। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हम पाकिस्तानी क्यों हैं? हमारे बुजुर्गों ने खून दे के इस हिंदुस्तान को बचाया है। हिस्ट्री पढ़ो आप, सबसे पहला मुस्लिम था जिसने 1857 की बगावत में हिस्सा लिया। ठीक, सबसे पहला मुस्लिम आदमी था। मुझे नहीं लगता कि हर बंदे को पता हो। अब कोई चीज़ छुपाने से तो छुप नहीं सकती। सबसे पहला मुस्लिम आदमी था जिसने हिंदुस्तान में लाल किले पे झंडा लहराया था, तिरंगा झंडा। कल हमारा ला डे था, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का बना था, कल के दिन बना था। फिर वो 26 जनवरी को नाफज किया गया था, लेकिन आज तो उसका कोई पता ही नहीं, कहाँ है कानून क्या नहीं है। बस सीधा जो बीजेपी के साथ है वो अच्छा है, जो नहीं है वो पाकिस्तान चला जाए। ठीक, जिस तरह से आपने कहीं ना कहीं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी कही कि उसका हक, उसका वजूद जो है, वो जो सरकार लोग उसे चुनकर उसका फेस देकर लाते हैं कि ये बच्ची या महिलाएं जो है ये आगे आगे काम करेगी, पढ़ी लिखी है, तो बाद में उसे सिर्फ एक स्टैंप के लिए ही रखा जाता है। आपने हमारे चैनल से बात की और लास्ट में आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगी जो वुमेन एम्पावरमेंट को रोकना चाहते हैं? देखो, मेरा मैसेज अपनी बहनों को है, अपनी से बड़ी जो मेरी माताएं बहनें हैं, मेरा मैसेज उनके लिए है कि वो अपने हक के लिए आगे आएँ। ठीक, जो अगर कोई सरपंच है, कोई कुछ भी है, किसी डेजिग्नेशन पे है, तो उनको खुद अपने लिए फाइट करना चाहिए। ठीक, धीरे धीरे आदमी सीखता है, हर एक में नहीं होता। मैं भी अभी एक बच्ची हूँ, पॉलिटिकल फील्ड इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब किसी के साथ आप चलोगे तो आपको पता चलेगा, कुछ नुकसान होगा, कुछ फ़ायदा होगा, तभी पता चलेगा। मेरा मैसेज अपनी उन माताओं बहनों के लिए है जो घर में बैठते हैं, अपने हक के लिए लड़ते नहीं हैं। जो उनका राइट है उसके लिए लड़ना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने भी आपको इज्जत दी है, गवर्नमेंट ने भी कोटा रखा है आपके लिए, फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि आज भी किसी चीज़ से पीछे हटना चाहिए। सरपंच साहब, अगर बात की जाए तो आपकी पूरी फैमिली जो है कम से कम 35-40 साल से एनसी के साथ चल रही है। आपके पिताजी भी बड़े दिग्गज नेता रहे हैं और उसी का प्रभाव आप पर भी पड़ा है और लोगों ने, उन्होंने अच्छे काम किए थे तभी आपको चुन के लाया उन्होंने, तो क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि जो मेरे पिताजी की कमाई थी वही मेरे काम आई है, और मैं कुछ करके दिखाऊंगा तो आगे लोग मुझे चाहेंगे। बाकी रहा सवाल, मैं जो आप पहले बात कर रहे थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि वो जो महिलाएं हैं उनको अगर रोका जाता है तो उनके पति जाते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि उनको बैठने दें, दफ्तर में जाने ना दें। ये भी एक मैसेज है मेरा। बाकी रहा सवाल, जहाँ तक चल गया, आपके चैनल से मैं माध्यम से मुझे कहना चाहता हूँ कि अपनी आवाम को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हमारी JNK की सरकार बनेगी और इसी के माध्यम से मतलब JNK की सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ही चला सकती है। इसमें और कुछ दूसरी सरकार नहीं चला सकती, क्योंकि उनके अंदर हिंदू मुसलमान को ले चलने की एक शक्ति है। तो मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि डांगरी वालों को आपके माध्यम से कि डांगरी ब्लॉक में DDC काउंसिल में हमारा बढ़ चढ़ के साथ हैं और हमारी मदद करें।